नमस्कार दोस्तों, रोहित है। साथियों, लोकतंत्र का जो हाल बेहाल हुआ है, लोकतंत्र का जो हाल बेहाल हुआ है, लगता है कि चौथा स्तंभ दलाल हुआ है। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें, तो वह टीआरपी के भूख में पागल हो चुका है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की डिबेट और डिस्कशंस को देखें, तो वहां केवल शोर है, इक्खम चिल्ली है। जब मेन स्ट्रीम मीडिया सारे पॉलिटिकल पार्टीज के गोद में खेलना स्टार्ट करता है, तब न्यूज पिंच ऐसे चैनल उभर कर आते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उभर कर आते हैं, जो जन सरोकार के मुद्दों को उठाते हैं, जो जन सरोकार से संबंधित इश्यूज को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेकर आते हैं। न्यूज पिंच जो चैनल है, अभिनव पांडे और उनकी टीम के द्वारा यह चैनल बनाया गया है। इसने दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को एक्सपोज किया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक एपी सेंटर है। अगर आप मिथिला वाले रीजन्स को देखेंगे, आईसीयू की हालत बद से बदतर है। अगर डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो डॉक्टर नहीं है, आईसीयू है तो वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू है तो ऑक्सीजन नहीं है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार चुनाव जो हो रहा है, क्या उसमें शिक्षा मुद्दा होना चाहिए कि नहीं, स्वास्थ्य मुद्दा होना चाहिए कि नहीं? पर अगर आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को देखेंगे, तो मुद्दा किस चीज को बना रहे हैं? धर्म का मुद्दा बना रहे हैं, जात को मुद्दा बना रहे हैं कि फलाना जात मेरा वोट बैंक, फलाना जात मेरा वोट बैंक। साथियों, हमें और आपको अपने शिक्षा वाले मुद्दे पर, स्वास्थ्य वाले मुद्दे पर इन नेताओं से हिसाब मांगने की जरूरत है। पर यह ऐसा होता क्यों है? जात आ जाता है, धर्म आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? अगर हम और आप सही मुद्दों पर 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट नहीं किए, तो जो वर्ड बिहार है और जो बिहारी टैबू बना हुआ है दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, हम और आप उससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। पर आपके जहन में भी प्रश्न उठता होगा कि ऐसा हुआ क्यों? अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे कुछ कारण हैं जो हमें ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं विशाल सिंह चिराग पासवान की। चिराग पासवान जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। युवा है, पढ़े लिखे हैं, जनता को लगा कि ये कुछ कर सकते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके आप टिकट को आप देखिए। इस व्यक्ति ने हुलास पाने के लिए जान लगा दिया कि उसे ब्रह्मपुर से टिकट मिल सके। ये व्यक्ति ने राजू तिवारी के लिए जान लगा दिया कि उसे टिकट मिल सके। राजू तिवारी कोई बैरिस्टर नहीं है, इन पर ना जाने कितने गुंडागर्दी के आरोप हैं। हुलास पाड़े सुनील पाड़े का भाई है, और इस सुनील पाड़े का एक और बेटा है विशाल, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है, और भाई जो है एलजेपी रामविलास से लड़ रहा है। ये वो लोग हैं जो बाहुबली हैं, गुंडे हैं। ये वो लोग हैं जो रेत माफिया हैं, जिनके पास पैसा का कोई कमी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सीमांत मृणाल जो है, ये इनके भांजा हैं। भांजा जी को भी टिकट इन्होंने दिया है। इनके जो जीजा हैं अरुण भारती, उनको भी जमुई से सांसद बनाया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बिहार का युवा, जो आपका कार्यकर्ता है, वो क्या जीवन भर झोली ढोएगा? वो जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाएगा और टिकट किसी और को मिलेगा? हमें इन चीजों पर सोचने की जरूरत है। सॉरी। अगर आप हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा को देखें, तो ये तो मतलब ही द फादर ऑफ द नेपोटिज्म। पहला व्यक्ति अपने बेटा को मंत्री बनाता है। अपनी समधन को भी ये आदमी 12 चट्टी से टिकट दे चुके हैं, मांझी जी। अपनी जो पुत्रवधू है उसको इमामगंज से टिकट दे चुके हैं। अरुण बाबू जो जहानाबाद के सांसद हैं, इनके भाई अनिल सिंह है, उनको हमसे टिकट मिल चुका है। इनका बेटा जो है जदयू से ऋतुराज टिकट लेकर चुनाव लड़ रहा है और जीतेगा भी। साथियों, जो बिहार का युवा है, उसके जहन में एक चीज होता है कि वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है या फिर पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। मेरा आपसे बस एक ही चीज कहना है कि नेताओं के पीछे झोली उठाकर मत धोना। जीवन भर झोली उठाते उठाते तुम्हारा जान ले लेगा, और जब टिकट आएगा तो हक काट के अपना बाल बच्चा, समधन, दीदी और भांजा को टिकट देगा और तुमसे जिंदाबाद जिंदाबाद कराएगा। अगर तुमको राजनीति करना है तो एक चीज इंतजाम रखना कि तुम्हारे पास कम से कम 5 करोड़ रुपया होना चाहिए। यह अंतःपुर के कथा के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अंतःपुर की कहानी यही चल रही है कि अगर तुम 5 करोड़ रुपया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तुम दोगे, उसके सिस्टम बने हुए हैं, तुमको टिकट मिल जाएगा। जीवन बिता दोगे झोला ढोते ढोते और झंडा उठाते उठाते, और टिकट भाई, भांजा, भतीजा ये लेके चला जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को टिकट देता है, और तो और कौन सा पार्टी अछूत है, ये तो एपिटमी है। आप भाजपा में देखिए, यहां पर है गोपाल नारायण सिंह, इनका एक मेडिकल कॉलेज है, गोपाल नारायण सिंह एंड मेडिकल कॉलेज जमुहार में।
इन्होंने अपना टिकट किसको दिलाया? अपना बेटा त्रिविक्रम सिंह को दिलाया। औरंगाबाद से चुनाव जीत भी रहा है। वहां का वर्कर केवल जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाता रह गया। आप देखिए मुरेठा चौधरी शक्नी चौधरी के बेटा है, तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा पूर्व मुख्यमंत्री, बेटा नीतीश मिश्रा। दिग्विजय सिंह श्रेयसी सिंह जमुई। सुनील पांडे अपना बेटा को देखिए, विशाल प्रशांत को भाजपा से लड़ाता है, भाई हुलास पांडे को लोजपा से लड़ाता है। और हम और आप, मोदी जी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। बिहार का युवा यही करते रहेगा। मैं बस इतना आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बिहार की दुर्दशा है, सब पार्टी की यही हालचाल है। जो बिहार की दुर्दशा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या उसके लिए हम और आप जिम्मेवार नहीं हैं? क्या हमको और आपको नहीं दिख रहा है कि हर पार्टी में भाई भतीजावाद चल रहा है? फिर भी जात पर वोट करना है, धर्म पर वोट करना है। मोदी जी का चेहरा, नीतीश कुमार का चेहरा, रामविलास का चेहरा, लालू जी का चेहरा, इस पर वोट करना है। क्या हम लोगों ने अपने मुद्दों पर कभी वोट किया है? तब फिर दिल्ली में जब आपको थप्पड़ मारा जा रहा है, दिल्ली में बिहारी कहा जा रहा है, महाराष्ट्र में आपको गाली दिया जा रहा है, तब आपको दुख किस बात का होता है? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सीताराम सिंह राणा रणधीर सिंह, अजय निषाद रमा निषाद पत्नी, देवकांत शर्मा मनोज शर्मा बेटा अरवल, बैद्यनाथ प्रसाद सुनील कुमार पिंटू बेटा सीतामढ़ी, सुनील सिंह बेटा सुजीत सिंह गौरा से अब चुनाव लड़ा रहा है। आरजेडी का तो छोड़ ही दीजिए, इनका तो कहना नहीं है, इनका तो पीएचडी है। बाकी सबको एमफिल होगा तो इनको तो पीएचडी है। बेटा ही देखिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव, शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा, मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला, कौशल यादव की पूर्णिमा यादव, ये तो पूरा छोड़ दीजिए। अली अशरफ फातमी एचआरडी मिनिस्टर रहा है, इसका भी देखो बेटा चुनाव लड़ रहा है। जदयू पीछे नहीं है। आप यहां पर देखिए, नरेंद्र बाबू का बेटा है सुमित सिंह, जनार्दन मांझी, जयंत राम, अरुण कुमार का देखिए भाई हमसे लड़ रहा है, बेटा ऋतुराज जदयू से लड़ रहा है और ये चुनाव जीतेगा भी। मंजू वर्मा, अभिषेक, राजबल्लभ, विभा देवी, सदानंद बाबू कांग्रेस के नेता थे, उनका बेटा जदयू ज्वाइन किया है, शुभानंद मुकेश, और कहलगांव से चुनाव लड़ रहा है, ये भी चुनाव जीतेगा। अशोक राम का बेटा अतिरेक प्रभुनाथ सिंह का रणधीर सिंह, अभी प्रभुनाथ सिंह का देहांत हुआ है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई भतीजावाद से कोई भी पार्टी अछूत नहीं है। साथियों, अगर आप देखेंगे तो बिहार के ना नदी में पानी है, ना नहर में पानी है, ना पोखरा में पानी है, ना पईन में पानी है। अगर पानी है तो किसानों की आंखों में पानी है। किसान के पास खेत तो है पर खलियान नहीं है। बिहार के पास डेमोग्राफी तो है पर बिहार के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, और वह डेमोग्राफिक जो है डेमोग्राफिक डिजास्टर बनने के कगार पर है। क्योंकि हमारे मुद्दे अलग हैं। हम लोग, शिक्षा मुद्दा आ ही नहीं रहा है, स्वास्थ्य मुद्दा आ ही नहीं रहा है, हर पार्टी में परिवारवाद है। मैं बस आपको, जब मैं भाजपा का एक्सपोज करता हूं तो महागठबंधन वाला बोलता है कि हाँ हाँ एकदम ठीक है। जब महागठबंधन को एक्सपोज करते हैं तो भाजपा वाला बोलता है कि तुम तेजस्वी का एजेंट है। जब इन दोनों से मुक्ति नहीं मिलता है तो बोलता है तुम प्रशांत किशोर का एजेंट है। अगर हम एजेंट हैं तो हम वो हैं जो हम बिहारी गाली सुनते हैं। आप भी अगर बाहर रहते हैं तो बिहारी गाली सुनते हैं। हम वो लोग हैं जो बिहारी को जो टैबू के रूप में ट्रीट किया जाता है, उससे हम लोग बाहर निकलना चाहते हैं। मैं आपको कल की एक घटना बताता हूं। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि कल छठ था, और छठ पर एक जगह एक मेरा मित्र जाता है छठ घाट पर। जब छठ घाट पर लोग 3 बजे से इकट्ठा हो गए थे, मैं दिल्ली की बात बताता हूं, एक मेरा दोस्त जाता है तो वहां का जो लोकल है बोलता है कि बिहारियों ने कब्जा कर लिया है इस पॉइंट पर। आप बताइए, बिहारी टैबू नहीं है? हमें क्यों दिल्ली आना पड़ा? रोजगार के लिए आना पड़ा, शिक्षा के लिए आना पड़ा। अगर ये व्यवस्था बिहार में हो गई होती तो कोई क्यों आएगा दिल्ली, कोई क्यों आएगा बेंगलोर, कोई क्यों आएगा मुंबई, कबूतर खाना में रहने कोई क्यों आएगा? तो हमें इन मुद्दों पर वोट करना चाहिए। एक व्यक्ति है प्रशांत किशोर। जब प्रशांत किशोर को देखेंगे तो 243 जगह चुनाव लड़ा रहे हैं। आप अगर मानेंगे तो 200 नए चेहरे हैं, पर इनसे कुछ गलतियां हुई हैं जिसके कारण एज ऑफ नाउ तो ऐसा नहीं लगता है कि 5 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे। पर अभी भी चीजें बदल सकती हैं। जो इनके जो वोटर हैं, जो इनके सपोर्टर हैं, वो जो है ना, वो कीपैड वॉरियर है। सारे लोग कीपैड वॉरियर हैं, कीपैड पर बहुत एक्टिव है, और कीपैड पे एक्टिव होकर इनका रील देख रहे हैं और उसके थ्रू लग रहा है कि प्रशांत किशोर का सरकार बन रहा है। सरकार ऐसे नहीं बनता है, सरकार बूथ मैनेजमेंट से बनता है। हम आपको बोलते हैं कि अगर आप प्रशांत किशोर के सपोर्टर हैं तो 6 नवंबर को वोटिंग होना है, क्यों नहीं रुक जाते हैं? आप छठ मनाने आए हैं, रुक जाइए और आप जिम्मेवारी उठाइए। और ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, और इस मुद्दे को गांव गांव तक पहुंचाइए। केवल कमेंट करने से तो नहीं होगा। देखिए, प्रशांत किशोर का अगर आप एक एनालिसिस देखें तो इस व्यक्ति में एक जो कमी है, क्योंकि यह व्यक्ति जो है सीईओ स्टाइल में काम करता है। आपको मानना होगा कि यह व्यक्ति एरोगेंट तो है, इसमें दो राय है नहीं। प्रभुता पाई काय मद नहीं। तो व्यक्ति इतना हजारों करोड़ रुपया कमाता है, उसमें एरोगेंस तो है।
सीईओ स्टाइल में काम करता है, लीडर टाइप का काम नहीं करता है। पर एक चीज को मानिए कि अगर प्रशांत किशोर इस चुनाव को हारते हैं तो जो आने वाला 20 साल में कोई एक डॉक्टर का लड़का, एक टीचर का लड़का, एक मास्टर का लड़का, एक किसान का लड़का हिम्मत नहीं जुटा पाएगा इन गुंडों, इन नेपो किड से लड़ने के लिए। प्रशांत किशोर बधाई के पात्र हैं कि अशोक चौधरी जो अपनी बेटी को एडजस्ट कर दिया एक सांसद बनाकर, हम और आप हड्डी गला रहे हैं मुसल्लापुर हाट में, उस लड़की में क्या मेरिट है? वो व्यक्ति अपना जो दामाद है ऐसे भोचू टाइप का चलता है, रोड पर चलता है तो लगता है कि पोल में टकरा जाएगा। उस सायन कुणाल को वो आप बताइए कि बिहार जो धर्म न्याय परिषद है उसका मेंबर बना चुका है, वो चाहता था कि उसको टिकट दिलाकर एडजस्ट करे। इनका परिवारवाद परिवारवाद नहीं संघर्षवाद है। मुरेठा चौधरी को एक्सपोज करता है, दिलीप जायसवाल को सीधे ही टेक्स द बुल बाय इट्स हॉर्न। तो अगर प्रशांत किशोर चुनाव हारते हैं तो याद रखिएगा कि अगले 20 साल तक ये जो हर पार्टी के लोग हैं, आरजेडी, कांग्रेस, भाजपा, जदयू, इनके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और जो आवाज उठाने की हिम्मत करेगा उसको लोग बोलेगा कि तुम्हारे ऐसा एक प्रशांत किशोर आया था, देखो लोग कहां चले गए। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर प्रशांत किशोर को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप कीपैड पर आकर सपोर्ट करते हैं, तो आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? आप क्यों नहीं गांव गांव घर जाते हैं? आप क्यों नहीं 6 नवंबर तक रुकते हैं और वोट करते हैं? एज ऑफ नाउ अगर आप मुझसे पूछेंगे कि प्रशांत का असेसमेंट क्या है, तो प्रशांत किशोर 5 से ज्यादा सीट लाते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप अगर डिजिटली देखेंगे तो बहुत एक्टिव हैं, पर डिजिटली भी बहुत एक्टिव नहीं है। अगर आप बिहार का टेली डेंसिटी आप देखेंगे तो तकरीबन 55 है। अगर कोई भी पार्टी को कहीं भी पहुंचना है तो एक तो वो अपने कैडर के थ्रू पहुंचता है। आरएसएस कैडर के लोग आपको हर गांव में दिख जाएंगे, कांग्रेसी हर गांव में दिख जाएंगे, आरजेडी के समर्थक हर गांव में दिख जाएंगे। तो इनका कैडर नदारद है, क्योंकि इस पे आप इनको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल नई पार्टी है, कैडर बनना मुश्किल होता है, वह 10 साल कम से कम लगता है। कैडर है नहीं। दूसरा, ये डिजिटली पहुंचना चाहते हैं। डिजिटली कैसे पहुंचते हैं? रील्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। पर बिहार में तो टेली डेंसिटी ही 55 के आसपास है। जब टेली डेंसिटी 55 के आसपास है, इसका मतलब कि जो 45 लोग हैं, 100 में से 45 लोग ऐसे हैं जिनके पास टेलीफोन कनेक्शन नहीं है। तो 100 में से जो 45 लोग हैं उसके पास आप कैडर के थ्रू पहुंच नहीं पाए, उसके पास आप रील्स के माध्यम से नहीं पहुंच पाए, यूट्यूब के माध्यम से नहीं पहुंच पाए। तो ये जो 55 लोग के पास पहुंच रहे हैं, यह जिम्मेवारी इनकी है कि ये इसके कैंडिडेट को जिताए। दूसरी जो प्रशांत में कमी है कि ऐसा ये कोई भी बहुत बड़ा कैंडिडेट भी नहीं खड़ा कर पाए। इनके बाद अगर आप सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप देखेंगे, प्रशांत किशोर के बाद सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप एब्सेंट है। प्रशांत किशोर के बाद कोई और चेहरा नहीं है। एक आईपीएस आनंद मिश्रा हुए, वो भाजपा ज्वाइन कर लिए। जब तक सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप नहीं रहेगा, आप पार्टी को एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, एक चेहरा के अबाउट बहुत आप रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या है कि इनके पास कैडर की कमी है, और डिजिटली जो बिहार का जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो बहुत कम है। आपको लगता है कि आप जो रील देख रहे हैं वो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपके पास आप पढ़े लिखे लोग हैं, मोबाइल कनेक्शंस आपके पास है, तो आपको दिख रहा है। पर 45 ऐसे लोग हैं, 100 में से 45 ऐसे लोग हैं जहां पर ये पहुंच ही नहीं पाए हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये पंजाब में इसलिए जलजला फैला देते हैं क्योंकि वहां पर 111 टेली डेंसिटी है, लोग 100 हैं और 111 कनेक्शंस हैं, तो डिजिटली बहुत एक्टिव हैं, पर यहां पर वो एब्सेंट दिख रहा है। तो आप बोलेंगे कि ये बात प्रशांत किशोर को नहीं पता होगा। बिल्कुल प्रशांत किशोर को पता होगा। वो कैडर पर काम भी करते हैं, पहुंचने की कोशिश भी करते हैं, पर उन्हें ये आंकड़ा जरूर पता होगा कि हम डिजिटली बहुत नहीं पहुंच पाते हैं। पर वो इस 55% जो वोट है इस पर बैंक करना चाहते हैं कि ये कुछ करतब दिखाए। तो अगर आप प्रशांत किशोर के सपोर्टर हैं तो आप छठ में रुकिए, वोट करिए। पर प्रशांत में एक चीज की कमी है कि प्रशांत किशोर एरोगेंट बहुत ज्यादा है। इनके साथ लोग टीम में बन के लोग काम नहीं कर सकते हैं। आईपीएस आनंद मिश्रा छोड़कर चले गए। इनके पास जो लोग हैं वो कौन है? ये सारे रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसर इनके साथ बैठे हुए हैं। ये जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसर जो है ना, जब तक ये सर्विस में होता है तो इसको समाज नहीं दिखता है। उस समय आप इससे मिलने जाइएगा तो आप इसके रिश्तेदार भी हैं तो आपको वेट करा देगा, उस समय आपको नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद जब इनको कुत्ता नहीं पूछना स्टार्ट करता है तब इनको समाज याद आता है, तब इनको बिहार याद आता है। ये जितना रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसर है उसका वो पार्किंग स्लॉट बन चुका है जनसुराज। इसकी कमी ये है कि सारे रिटायर्ड सब रिजेक्टेड पीस जितना है ना, जितना फ्यूज बल्ब अब हो चुके हैं आईएएस आईपीएस से, जब समाज में कोई इनको देने का समय था तो इन्होंने समाज में कुछ नहीं दिया। उस समय खूब कानून एकदम होठ पे कसैली तोड़ते थे, एकदम नाक से बात करेगा। और अभी सब इनको अपना क्षेत्र याद आ रहा है, एरिया याद आ रहा है। जब नाम कमा रहे थे उस समय तुमको नहीं याद आ रहा था, उस समय तुमको केवल बाल बच्चा और बीवी याद आ रहा था, और अभी तुमको समाज अपना याद आ रहा है।
तो इनकी कमी यह है कि एरोगेंट तो हैं, साथ-साथ ये एकदम पार्किंग लॉट बना हुआ है रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस ऑफिसर का, इन लोग अपना चुनाव आज़मा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि प्रशांत किशोर का हारना अगले 20 साल तक कोई हिम्मत नहीं करेगा। एज ऑफ नाउ प्रशांत हारते हुए दिख रहे हैं, 5 से कम सीट लाएँगे। हमको पता है कि जनसुराज का जो सेल है वो एक्टिव होगा, हमको गरियाना स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं है। हर लोग चाहता है कि एक पढ़ा-लिखा लोग चुनाव में आए और जीते। तो आप मुझसे पूछेंगे कि आपका विचार क्या है? मेरा विचार बस ये है कि पावा पार्टी छोड़ो। किसी भी पार्टी का तुम्हारे क्षेत्र में, वो कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, भाजपा का हो, जदयू का है, जनसुराज का है, जो भी पढ़ा-लिखा कैंडिडेट है उसको वोट। पार्टी लाइन से हटो, धर्म से हटो, किसी भी धर्म का है, किसी भी पार्टी का है, अगर अच्छे लोग चुनकर जाएँगे, तो अच्छा ही कानून बनाएँगे। वो बीट आरजेडी में हर गुंडा ही नहीं है, पर आरजेडी में रैतलाल यादव ऐसे गुंडे भी हैं, है ना? सुनील पांडे ऐसा गुंडा भी है, रेत माफिया भी है, आनंद आनंद मोहन ऐसा माफिया भी है और उसका बेटा जो है आप देखिएगा चुनाव जीत रहा है। नबीनगर से 12 बजे चुनाव जीत जाएगा चेतन आनंद। शिवर छोड़ के औरंगाबाद आ गया है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको कहना चाहते हैं कि आप पार्टी का बंधन तोड़िए। किसी भी पार्टी का अगर अच्छा पढ़ा-लिखा कैंडिडेट, ईमानदार कैंडिडेट, संवेदनशील कैंडिडेट अगर आपके एरिया में है, तो जात का बंधन तोड़िए, धर्म का बंधन तोड़िए, पार्टी का बंधन तोड़िए और उस कैंडिडेट को वोट करिए जो पढ़ा-लिखा है, अच्छे चरित्र का है, स्वच्छ चरित्र का है, साफ नीयत का है। इस चक्कर में मत पड़िए कि वोट बर्बाद होगा। हो सकता है कि इस चुनाव में आपका वोट बर्बाद हो, पर आपका एक-एक वोट उस व्यक्ति का मनोबल मजबूत करता है, उसको संबल देता है कि हम जिस समाज के लिए लड़ रहे हैं, अच्छे नियत से लड़ रहे हैं, वह समाज हम पर विश्वास जमा रहा है। कॉल आपका है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को ज़रूर वोट करें। जीते कोई, लोकतंत्र जीतना चाहिए, जमहूरियत जीतना चाहिए। अगर हम और आप वोट नहीं करेंगे, तो जमहूरियत हारेगा, लोकतंत्र हारेगा। निर्णय आपका है कि आप किसको वोट करते हैं, यह बिल्कुल आप पर निर्भर करता है कि आप किस पर वोट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।